यस। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, प्यारे बच्चों, हम लोग को जो देखना है यहाँ पर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। आपका जो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करेंगे, ये टर्म आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर एक टॉपिक पर, हर एक पॉइंट पर ये आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग पीडी। विभवांतर होता क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे, कोई एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं बी मान लीजिए, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं ए है आपका, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पर चार्ज को लाएंगे। पाथ कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पाथ से यदि मैं लाता हूं तो ध्यान देंगे, चाहे ये पाथ चुने आप, या आप इस पाथ को चुने, या आप इसको चुने, 1 नंबर चुने, 2 नंबर चुने या 3 नंबर चुने, कोई भी पाथ लेंगे तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको बी से डिनोट करेंगे, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको बी ए से डिनोट करेंगे। तो दोनों पॉइंट के बीच, पॉइंट ए एंड बी के बीच विभवांतर, अब ये पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आप लोग इसको लिखोगे बी ए माइनस बी बी, शॉर्ट में इसको बी से डिनोट कर देते हैं। और इस बी के लिए हम लोग देखे थे, यदि चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा जाए, क्यू नॉट चार्ज रखा जाए और उसको यहाँ से यहाँ तक लाया जाए, तो लाने में वर्क यदि W हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए माइनस बी भी जो लिखना है उसको शॉर्ट में लिखेंगे भी, और उसको कहेंगे हम लोग वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस की बातें हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। यहाँ पर यदि आप लोग कहोगे बी ए इज ग्रेटर देन बी बी हो, ऐसा मानेंगे तो चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, चार्ज का फ्लो पॉइंट ए से बी की ओर होता है, इसलिए करंट का जो दिशा है वो भी होगा आपका ए टू बी फ्लो करेगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं, हम लोग को ध्यान देना है। अब कहता है यदि दोनों पॉइंट पर, ध्यान देंगे गौर से आप लोग, यदि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, इफ वी ए माइनस वी ए इक्वल टू वी बी, यदि ऐसा होगा वी ए और वी बी इक्वल होगा, मतलब पोटेंशियल सेम होगा, तो वहां पर हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका मिलेगा वह पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। और यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, चार्ज डज नॉट फ्लो, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, चार्ज डज नॉट फ्लो, आवेश का प्रवाह नहीं होता है।
ये आराम से आप याद रखिएगा। आवेश का प्रवाह नहीं होता है यदि विभवांतर शून्य हो। विभवांतर शून्य हो अर्थात दोनों बिंदु पर विभव समान हो, तो ऐसी स्थिति में चार्ज फ्लो नहीं करता है और करंट का मान शून्य होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जब चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला बात हुआ जिसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इस पर पूरा डिस्कशन वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में कर दिया गया है। यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग निकलेंगे। इतना सा बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आप लोग इतने से बातों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभवांतर के बाद इतना सा बात याद रखिएगा। अब इसका यूनिट तो आप लोग सारे लोग जानते हैं कि विभवांतर का यूनिट वोल्ट होता है। वो सारे बात के बच्चे जानते हैं, उसमें हमें ज़्यादा बताना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो आप लोगों ने देखा था उसमें हम लोग देखे थे, इस तरह से विभवांतर का यूनिट पर चर्चा किए थे। यूनिट में हम लोग देखेंगे गौर से, यहाँ पर पढ़ते थे जूल पर कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट। चलिए, अब इसका डायमेंशन को भी याद कर लीजिए। यहाँ पर एक नज़र में इसका डायमेंशन लिखना है। तो डायमेंशन में हम लोग कहेंगे वर्क बाय चार्ज है, तो वर्क का होता है ml2t-2, चार्ज का it, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ml2t-3 I-1 या a-1 भी लिख सकते हैं। तो इतने बातें हम लोगों को याद रख लेना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे आगे ओम्स लॉ पर। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे ओम्स लॉ पढ़ते थे 10th क्लास में। ओम्स लॉ इसमें एकदम शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं किसी नियत ताप और दाब पर या नियत भौतिक अवस्था पर पोटेंशियल डिफरेंस यदि बढ़ाते जाएंगे, विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, तो सर्किट में करंट का मान बढ़ेगा। तो गौर करके देखोगे, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिजिकल कंडीशन बोल सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग नियत ताप एवं दाब या भौतिक अवस्था पर हम लोग देखेंगे गौर से V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब हुआ विभवांतर जो है परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इस V प्रोपोर्शनल टू I का मीनिंग है, तो इसमें से आप लोग देखते होंगे गौर से
भी इक्वल टू कन्वर्ट करते थे तो लिखते थे आर इंटू आई लिखते थे हम लोग, वेयर आर इज कांस्टेंट। यहाँ पर आर जो है आपका वो कांस्टेंट होता है और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध इसको बोलते हैं हम लोग। इस पर अलग से चर्चा करेंगे, अभी इसको सिर्फ लिख के छोड़ दिए हम लोग, इस पर चर्चा एक्सप्लिसिटली अभी अलग से करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है, सपोज कर लीजिए यह एक वायर है और यहाँ पर हम लोग एक सेल को जोड़ते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है रेजिस्टेंस यही इसका आर है जो कांस्टेंट है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। जब ये सेल मैंने जोड़ा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का लिखा हुआ V1 है, तो ऐसी स्थिति में करंट जो फ्लो होगा इसमें करंट I होगा, V होगा। V का मान यदि शुरू में पहला स्टेप में V1 लेंगे, कोई सेल जोड़े पोटेंशियल V1 है तो उस समय करंट फ्लो होगा, करंट कहेंगे I1। अब इसको बदल कर फिर हम लोग दूसरा सेल ले आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा दोनों के बीच और तब करंट का मान भी बदल जाएगा। फिर तीसरा सेल ले आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, करंट का भी मान बदल जाएगा। अब इसमें देखना था यदि इसको हम लोग डबल कर देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर V1 जो है ये V को यदि डबल करेंगे तो करंट जो होगा वो भी डबल हो जाएगा। यदि ध्यान दीजिएगा गौर से, V को यदि ट्रिपल करेंगे तो करंट का भी मान ट्रिपल हो जाएगा। यदि V का मान यदि आप 4 टाइम करोगे तो करंट का भी मान 4 टाइम हो जाएगा। यही आपका स्टेटमेंट कहता है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, शुरू में मैंने सेल जोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब A और B के बीच का विभवांतर आपका V है, तब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर। अब इस सेल को हटाकर हम दूसरा सेल लाते हैं, जिसको लाने से पोटेंशियल डिफरेंस का मान पहले का डबल हो जाएगा तो करंट का भी मान पहले का डबल हो जाएगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस तीसरा और कोई दूसरा सेल ला देंगे यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि 3 गुना हो जाता है यहाँ पर तो करंट का भी मान 3 गुना, ये पोटेंशियल डिफरेंस 4 गुना तो करंट का भी मान 4 गुना। यही बताया है ओम साहब ने, ओम्स लॉ ने। और तब उसमें से कहा गया कि यदि सर हम लोग यहाँ पर V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बताया गया था, यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस में हम V को ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग करंट के मान को ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, V2 है, V3 है, तो करंट का मान I1, I2, I3 लेते हैं। तो कहा गया यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से कहा गया है, एक सरल रेखा प्राप्त होता था। इसका मतलब है इस तरह से देखना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आया ग्राफ आपका, ये ग्राफ ही बता रहा है V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से क्लियर होता है V1 और I1 का रेशियो, फिर V2 और I2 का जो रेशियो है, V3 और I3 का जो रेशियो है, यह सभी रेशियो आपस में इक्वल है और इसी को रेशियो को हम लोग कहते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आता है और इसी कांस्टेंट को हम लोग R से डिनोट किए हैं और यही R कहलाता है रेजिस्टेंस। ये सब आपस में इक्वल है। तो स्पष्ट हो गया, ये लाइन स्पष्ट बताना चाहता है V प्रोपोर्शनल टू I। इतना ही चीज हम लोग अंडर 10 क्लास में सुने थे। तो 10 क्लास में जो बात सुने हैं सेम टू सेम आपको रख दिया गया, लेकिन 10th क्लास में ओम्स लॉ का प्रूफ नहीं पढ़े हम लोग। ओम्स लॉ का प्रूफ कहीं नहीं पढ़े थे, बस ग्राफ के द्वारा इसको देखा गया था। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया,
ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब हम समझ जाते हैं V प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, ऐसा सोचा गया। तो इतना बात हम लोग देखें, लेकिन चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया जाएगा कि ये V प्रोपोर्शनल टू I मैथमेटिकली कैसे आया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जल्दी से बेसिक क्लास के नाम पर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखेंगे, कंडक्टिविटी को देखेंगे। जल्दी से आइए उस पर गप करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं। आप सारे बच्चे इस टर्म का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, और फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ले लिया होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं न्यू पॉइंट पर, और न्यू पॉइंट हमारे बीच आता है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आइए उसको सीखेंगे जल्दी से। प्रतिरोध शब्द जो था, प्रतिरोध शब्द, रेजिस्टेंस शब्द जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह का विरोध करने वाला जो गुण होता है, उसी गुण को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कहता है कोई भी चालक है, आवेश के प्रवाह के विरोधी गुण आवेश के प्रवाह के विरोधी गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। हम लोग देखेंगे आगे, प्रतिरोध शब्द पढ़ लेते हैं, और ये डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है सबस्टांस पर। सबसे पहले जो इसका जड़ बात है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पर कम होगा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध अधिक होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई चालक है मेरे पास, ये जो प्रतिरोध प्रतिरोध बोलते हैं, ये इसको समझना है। अभी सिर्फ मोटा मोटा बात हम बोलेंगे, मुख्य मुख्य बात, कंप्लीट रूप से इसका जो डेप्थ में डिस्कस होगा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के करेंगे। अभी ओवरव्यू देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम लोग डेप्थ में चले जाएंगे आगे बढ़ते हुए। ये वायर है मेरे पास, इस वायर में प्लस यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ माइनस जोड़ते हैं,
तो इसमें चार्ज का फ्लो होता है, तो वो फ्लो कराने वाला जो रिस्पॉन्सिबल टर्म है वो टर्म होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यदि इसमें चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यदि चार्ज फ्लो नहीं करेगा मतलब उसमें अपोज करने का नेचर बहुत अधिक हुआ, बहुत अधिक अपोज हुआ, अपोजिंग नेचर इन्फिनिटी है, तो वो उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में है तो चार्ज कम फ्लो करेगा, मतलब विरोध करने का गुण थोड़ा उससे कम है। और अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो और अधिक चार्ज फ्लो करेगा, मतलब विरोध थोड़ा और कम हुआ। तो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मिलेंगे विरोध करने का गुण कम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा। मतलब इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ लेस होगा, कम होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस अधिक होगा, लार्ज अमाउंट में होगा रेजिस्टेंस, बड़े पैमाने पर रेजिस्टेंस होगा। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो कर दिया जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, यदि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जीरो बोला जाए, कुछ भी नहीं है, तो रेजिस्टेंस हमारा इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। और तब उसको हम लोग कहते हैं, उसी कंडक्टर को कंडक्टर नहीं बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर बोलेंगे और चालक बोलेंगे। उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है इसमें, चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसका जो बेसिकली ये डिपेंड करता है किन किन बातों पर। मेन मुख्य बातें हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में चेंज कैसे कैसे होता है वो ध्यान दीजिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में, वो डिपेंड करता है सबस्टांस, किस पर डिपेंड करता है, सबस्टांस पर डिपेंड करता है। उसको जैसा गंभीर से हम लोग देखते हैं। सबस्टांस होगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग धातु है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, ये सभी जो पदार्थ हुए, अलग अलग मेटल हुए, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होता है, तो अपोजिंग नेचर भी अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। दूसरा बात इसमें हम लोग देखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर, तार की या चालक की लंबाई, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये भी बातें बोला गया है जो हम लोग 10th क्लास में सुने हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर ले जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा गंभीर होके। तीसरा बात इसमें सीखना है, या हम लोग यहाँ पर लेंथ के अनुसार कहेंगे आर प्रोपोर्शनल टू एल। अब देखिएगा गौर से, लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। 1 मीटर का तार लेंगे, फिर उसी का लंबाई 2 मीटर लेंगे, उसी का लंबाई 4 मीटर लेंगे, उसी का लंबाई 10 मीटर लेंगे, उसी का लंबाई 100 मीटर लेंगे। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ता जाता है, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का विरोध करने का गुण बढ़ता जाता है उसमें। लेकिन इसमें कंडीशन बहुत है, सब बात बताएंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसी में। तीसरा बात कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं मोटाई, चालक तार की जो मोटाई है उस मोटाई पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पर देखेंगे गौर से, ये लाइन कहता है कि एल यदि बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ता है तो आर भी हमारा बढ़ता है, इंक्रीज करता है।
लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए यदि बढ़ता है तो आर हमारा घटता है, यहाँ पर ये कहा गया है। मतलब ये तार अभी कुछ मोटा है, इसमें का रेजिस्टेंस कुछ है, विरोधी गुण कुछ है, और मोटा तार ले लेंगे और मोटा तार ले लेंगे, तो जैसे जैसे मोटाई बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस घटेगा, विरोध करने का गुण घटेगा, उसको समझना है। आपको उस पर डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। और उसके बाद है हमारे पास नंबर 4 में गौर करके देखिएगा। नंबर 4 जो आपका है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर ताप। ताप पर भी अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग ढंग से बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध यदि ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, फार्मूला के साथ उसको प्रूव करेंगे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे। अभी इतनी सारी बातें मैं जो लिखा वो 10th में डायरेक्ट आप सुन के आए हैं, तो वो आपके माइंड में पहले याद करा के मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने सुन चुका है, आपके दिमाग में आ चुका है। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि टेम्परेचर वाला पर क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा आप। कोई भी धातु है, मेटल है, मेटल की बात करें और यहाँ पर टेम्परेचर का बात करें, तो टेम्परेचर यदि इसका तुम बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, सब सिंबल में काम करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना है। टेम्परेचर यदि बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मेटल का जो रेजिस्टेंस है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं बताऊंगा, वो ताप बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता है, इसका कोई भी धातु का तार रहेगा तब। अब देखेंगे बी नंबर में, यहाँ पर सबका फार्मूला होता है, इसलिए परेशान जरा सा भी नहीं होंगे, सबको फार्मूला द्वारा प्रूव करेंगे। अभी मुख्य बातें मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको उसको ध्यान देना है। यदि आपका अर्धचालक है, अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, तो इसका यहाँ पर देखेंगे आप, टेम्परेचर के बारे में बोलता हूँ। यदि आप अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, यदि इसका टेम्परेचर बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। यही इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होने के पीछे यही कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसी सेमीकंडक्टर का यूज ज़्यादा होता है, कारण यदि उसमें करंट फ्लो होते होते वो गर्म होता है, हॉट होता है, टेम्परेचर उसका बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, रेजिस्टेंस उसका और घट जाता है। लेकिन कोई मेटल का बना हुआ सामान है, मेटल का कोई वायर है, उसको जब टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करने का नेचर उसमें बढ़ जाता है। तो तार जब अधिक गर्म हो जाता है तो वहां पर देखेंगे करंट का वैल्यू उसमें घट जाता है। तो ये सब सिंपल बातें था जो हम लोगों ने बच्चे क्लास से सुनते आया है और आगे बढ़ा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि सर यहाँ से हम स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर एक कॉमन चीजें जो आप लोग बच्चे क्लास से यूज करते आ रहे हो। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो वहां पर आपको देखने को मिलता था कि सर यदि मान लें इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर ए
particular substance करा कि किसी खास चालक का ताप नियत हो चालक का ताप क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, तो वहां पर आपने देखा अभी R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके बोलोगे तो यहाँ पर होगा R प्रोपोर्शनल टू L/A, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, पदार्थ नहीं बदलना चाहिए। एक ही तार लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करते समय ये ध्यान देते हैं कि ये जो तार है उसका पदार्थ नहीं बदल रहे हैं। यदि शुरू में अल्युमिनियम का लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बार बार अल्युमिनियम का ही तार लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदलना चाहिए और इसका टेम्परेचर ताप भी नहीं बदल रहा है। तो कभी हमने इतना बड़ा तार लिया, फिर थोड़ा उससे बड़ा तार लिया, फिर उससे बड़ा तार लिया, पदार्थ नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला, तब ये बातें सही होगा। आर दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आपका होगा। तो ऐसे स्थिति में गौर से इसको फिगर में समझिएगा। यहाँ पर एक तार अभी मैंने लिया है, इसकी लंबाई ये आपका है, अभी लंबाई मान लीजिए L है, और इसका जो ये किनारा वाला जो सतह है इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया को मानते हैं A। तब इस तार का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R L और A के बीच आपका ये रिलेशन है। L लंबाई हो गया यहाँ से, A हो गया एरिया, और इसका रेजिस्टेंस हो गया तार का R हो गया आपका। तो इसके बीच ये R प्रोपोर्शनल टू L/A है। अब कहता है कि आप ऐसा करो कि इसमें से इस प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट करो, एक टर्म आएगा आपका, और वो टर्म आता है इस तरह रो इंटू हो जाएगा L/A, ऐसा लिखा जाता है, जो आपने बच्चे क्लास में जरूर देखा होगा। देखा है आप लोगों ने, गारंटी? यस। तो ऐसे स्थिति में आप लोग कहोगे यहाँ पर रो क्या हो गया, रो हो गया ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, ये रो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं, या प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइए इसको हम लोग लिखते हैं, जैसा गौर से देखिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं ऑफ द सबस्टेंस ऑफ वायर। जो भी तार है, जिस भी तार का ये पदार्थ बना है, उस पदार्थ का के लिए ये टर्म है रो, तार के लिए नहीं। तार जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ के लिए रो आता है। आपको रो के लिए एक स्पेशल फार्मूला आपको प्रूव करेंगे जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें आता है। तो जस्ट एक क्लास और है, उसके बाद हम लोग डेप्थ वाला पॉइंट पर चले जाएंगे और इस सभी का फार्मूला अलग से देखेंगे। जब आपसे पूछा जाए रियली प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपका काम का चीज नहीं है या ओरिजिनल फार्मूला नहीं है।
अब इसका ओरिजिनल फार्मूला, फिर रो का ओरिजिनल फार्मूला क्या है, तब उन सबको पढ़ने के बाद तब ओम्स लॉ प्रूफ होता है, जो आगे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ समझना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए आप लोगों के पास शुरू में एक वायर है, ये शुरू में एक वायर है, इस वायर के बारे में हम लोग सोचते हैं। इस वायर का लेंथ मान लीजिए L1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है A1 है, और इस वायर का रेजिस्टेंस को आप मान लीजिए R1 है। तो ऐसे केसेस में आपको कहेगा R1 बराबर, तो आपको लिखना है रो इंटू L1/A1 लिखेंगे। उसी फार्मूला को मैं यहाँ पर यूज करूँगा। ये जो पदार्थ है ये सपोज कर लो अल्युमिनियम का है। अब दूसरा तार लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दूसरा तार ले रहे हैं बाबू, गौर करके देखिएगा। दूसरा तार हम लोग ले लिए, और दूसरा तार जब लिए तो इसमें बहुत सारा चेंज कर दिया मैंने। चेंज क्या क्या कर दिया, आइए उसको देखते हैं। लेंथ को बदल कर L2 कर दिया मैंने, और इसके मोटाई को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बदल कर A2 कर दिया। लेकिन इस वायर का पदार्थ अल्युमिनियम ही रहा, पदार्थ नहीं बदला। तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R2 लिखेंगे, और इस R2 का फॉर्मूला लिखेंगे रो इंटू L1/L2। माय डियर बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा, दो अलग अलग तार लिया। पहला तार ये हो गया आपका, पहला तार यहाँ पर आपने ये ले लिया है, गौर से देखेंगे। पहला तार है ये, और ये दूसरा तार है। दोनों तार के लिए हम लोग गप करेंगे। दोनों तार के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, गौर से देखेंगे आप लोग। तो ऐसे केसेस में हम लोग R1 और R2 का जो रेशियो लेंगे, रो L1/A1 बाय रो इंटू L2/A2 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, R1/R2 इक्वल टू रो कैंसिल L1/L2 इंटू A2/A1 होगा। ये फार्मूला तभी होगा जब दोनों सेम सबस्टांस का होगा। सेम सबस्टांस का दो तार है, तब हम लोग ये बातें यूज करेंगे। तो दोनों तार के रेजिस्टेंस का रेशियो इस तरह से निकलेगा, मतलब लंबाई पर, एरिया पर डिपेंड करेगा। तो ये सब बेसिक बात हुआ। दो अलग अलग तार के पदार्थ का समान होने पर, टेम्परेचर भी समान होने पर, दोनों तार के प्रतिरोध का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको मैं ऐसा लिखूंगा। ये बातें आपको याद रखना है। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर समझने का एक छोटा सा बात है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रतिरोध, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखना चाहते हैं। उसका SI यूनिट क्या है, सारे बच्चे जानते हैं, बोलते हैं ओम। सारे बच्चे जानते हैं ओम, OHM सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, ओम। अब ये ओम शब्द जो है उसको समझिएगा। 1 ओम शब्द जो यूज करते हैं वो आपको जो ओम साहब के फॉर्मूला से मिला था, वहाँ पर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था R इक्वल टू V/I, ये फार्मूला पढ़ा था। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस यदि 1 ओम कहेंगे तो पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होगा और करंट भी 1 एम्पियर होगा। मतलब किसी वायर के दोनों सिरे पर, इस दोनों के बीच, इस दोनों वायर के बीच 1 वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे और उस वायर में करंट भी 1 एम्पियर फ्लो होने लगे, तब समझ जाएंगे इस वायर का रेजिस्टेंस होगा
1 ओम। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर हम लोग कहेंगे। अब दूसरा बात तुम्हारा था वहां पर रेजिस्टिविटी रो। ये रो जो हुआ था, रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधक, या जरा सा 1 मिनट और, इस प्रतिरोध का डायमेंशन भी जान लेना चाहिए। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का डायमेंशन क्या होगा, हिंदी आप लोग समझते हैं। तो यहां पर देखोगे गौर से, V बाय आई। V का डायमेंशन आपने कुछ देर पहले सुना था, I इलेक्ट्रिक करंट हुआ, उसका डायमेंशन I है। तो V का डायमेंशन आपने देखा था ML2 T-3 I-1 बाय I करोगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा तुम्हारा ML2 T-3 I-2। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। तो रेजिस्टेंस के बारे में ये छोटा सा बेसिक आइडिया है जिसको आपको याद रखना है। ये बच्चे क्लास के स्टैंडर्ड पर मैंने डिस्कस किया, सिर्फ डायमेंशन को यहाँ एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर जरा सा और एक छोटा सा बात चर्चा करने के लिए है, तब हम लोग फिर यहाँ से पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का नाम रखा गया है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सिर्फ बोलते हैं इसको प्रतिरोधकता। आइए, ये क्या था आपका, इसका सिंबल क्या था, आपने अभी देखा था रो। तो यहां से हम लोग रो के बारे में जानना चाहें तो प्यारे बच्चों, इस रो के बारे में देखोगे, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था R इंटू ए बाय एल हो जाएगा। तो यहां पर कहता है इफ, ध्यान देना गौर से, इफ एल का मान लो 1 मीटर, एल का मान 1 मीटर ले ले, वायर है 1 मीटर लंबा है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है 1 मीटर स्क्वायर मान लो। तो ऐसे स्थिति में रो शब्द जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा गौर से, हम लोग कंसंट्रेट होकर समझेंगे। रो इक्वल टू आर हो जाएगा आपका, मतलब आर जो है ये वायर जो है यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ का यदि कोई वायर लेते हैं तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वह जिस सब्सटेंस का बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा गौर से, ये तार है, तार का लंबाई चौड़ाई बदलोगे, ध्यान से समझिएगा, तार का लंबाई चौड़ाई बदलेंगे, प्रतिरोध आर का मान बदलेगा, लेकिन तार के लंबाई चौड़ाई बदले या ना बदले, पदार्थ नहीं बदलेंगे, तभी इसका रो का मान निश्चित होगा। इस बात में कंफ्यूजन का बात नहीं होना चाहिए, उसको गौर से पकड़ेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर, अच्छा जरा सा पहले रो का यूनिट पर हम बात कर लेते हैं, तब गप करेंगे। यूनिट ऑफ रो के बारे में बात करें, आर का यूनिट हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, लंबाई का हो गया मीटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओम मीटर। क्या बोलेंगे उसको? ओम मीटर इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? ओम मीटर इसको बोलेंगे, याद रखिएगा। और इसका डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन ऑफ रो का बात करें तो आप लोग बोलोगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन अभी देखा आपने, ML2 T-3 I-1, एरिया का L2 लिखेंगे, लंबाई का L लिखेंगे, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा इसमें ML2 2 4 -3 हो जाएगा, ML3 T-3 I-2।
तो ये रो का डायमेंशन आपने लिख लिया, यूनिट लिख लिया। अब एक छोटा सा चीज मैं बताना चाह रहा था जिसको आप लोगों को कंपैरिजन करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना है, सुनना है। प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, मैं एक वायर लिया, वायर का नाम दे दिया ए, ये आपका अल्युमिनियम का है। अब इस वायर का रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूं R1 है और इसका रेजिस्टिविटी आपका ρ1 मान लेते हैं। अब दूसरा तार लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तार का लंबाई मोटाई सब बढ़ गया, आपका लेंथ बढ़ के L2 हो गया, पहले L1 था, एरिया आपका ये A1 था, लंबाई L2 हो गया, एरिया आपका A2 हो गया। तो कहता है इस तार B में का जो रेजिस्टेंस लिखेंगे, इसका रेजिस्टेंस को लिखेंगे मैं R2 और इसका रेजिस्टिविटी जो लिखेंगे, इसका रेजिस्टिविटी लिखेंगे ρ2। अब ये भी वायर यदि अल्युमिनियम का है और ये भी वायर तुम्हारा अल्युमिनियम का था, तो आप कहोगे यहाँ पर इस जगह डिस्कशन में बातें देखोगे कि आपको क्या कहना होगा। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आप कहोगे ρ1 इक्वल टू ρ2 बट R1 नॉट इक्वल टू R2। यही बोलना चाह रहा था मैं। दो अलग अलग तार ले लीजिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब अलग अलग ले लीजिए, लेकिन दोनों का पदार्थ नहीं बदलिए, तो दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, वह इक्वल नहीं होगा। लेकिन दोनों का जो ये ρ1 ρ2 है वह एक समान होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड लेंथ एंड थिकनेस क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टिविटी रो जो है, प्रतिरोधकता जो रो है, वह डिपेंड करता है सबस्टांस पर, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यही नोट करके लास्ट में हम लोग लिखना चाहेंगे। आइए उसको हम लोग देखना चाहेंगे क्या होगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर फाइनल पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। आज की क्लास में ध्यान से देखना है आपको, तो नोट करके लिखोगे। कह रहा है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन सबस्टांस एंड टेम्परेचर, but does not depend upon length and cross sectional area। ए पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एल पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हिंदी हो गया कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता रो लंबाई एल तथा
क्षेत्रफल ए पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा गौर से, इन बातों में कंफ्यूजन होता है। डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिर्फ ये लिखेंगे, सिर्फ पदार्थ एवं ताप पर निर्भर करता है। अब देखिएगा गौर से, इन सारी बातों को मैंने कोई प्रूफ नहीं किया, सब स्टेटमेंट को लिखते गया, लॉजिक देते गया, तर्क देते गया, आगे बढ़ते गया। अब ये जितनी बातें आपके सामने हुई है, इन सारी बातों का मैथमेटिकली प्रूफ है। आपके सिलेबस में हर पॉइंट का प्रूफ मिलेगा आगे जैसे बढ़ेंगे। तो मैं जो अभी क्लास ले रहा था, ये बोलकर मैं आपको बेसिक टर्म पर ले जा रहा हूँ, बेसिक से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो चलिए आइए, आप लोगों ने बेसिक टर्म्स के बातों को सुना। अब इसका अभी जो रेजिस्टेंस जांच शुरू किया, जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं उनको मैं पेज सीधा करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिनको जिनको आवश्यकता है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा आपका। इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ले लीजिए आप लोग, 2 स्टेप हुआ, एक स्टेप और आप लोग को लेना है। चलिए हो गया, तीसरा स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़िए। फाइनल में आप आ जाइए यहाँ पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान देंगे गौर से। तो इतने सारी बातों को आपने देखा, हम लोग अभी सभी बातों पर छोटा छोटा डिस्कस करके हम लोग क्वेश्चन भी सोच सकते थे, बना भी सकते थे। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से आप लोगों को मैं जरा सा दिमाग में सेट कर देना चाहता हूँ। अब जो हम लोगों का गप होगा, इसको मैं बच्चे क्लास के आधार पर मान लिया। अब आप लोगों ने कभी कभी बच्चे क्लास में पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे 2 वायर का रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो आप लोगों ने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लिखने में सीखा होगा। हिंदी में कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध आपने देखा होगा, सिंबल लेते थे हम लोग, याद करो, RS बराबर कहते थे R1 प्लस R2। ये सिर्फ याद दिलाए, ऐसा होता है, आप लोग को याद है। फिर यदि यही बात को कहेंगे पैरेलल, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी फिगर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस से दिखाएंगे। ये था आपका R1, ये था आपका R2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP लिखते थे हम लोग, और लिखते थे 1/R1 प्लस 1/R2 लेते थे। हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, RP बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो चलिए छोटा हो रहा है, इसको जरा सा ऊपर करके
बड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पर, ये समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये हम लोग बच्चे क्लास में करते थे, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है, आरपी लिख देंगे। आरपी क्या हुआ, पैरेलल में जब जुड़ा है तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ऊपर में लिखेंगे R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ऊपर में हुआ प्रोडक्ट और नीचे में हुआ सम, नीचे में हो गया आपका सम, प्रोडक्ट बाय सम। तो चलिए, बहुत बातें अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा गप है। जब इसका सवाल बनाएंगे एकदम जटिल से जटिल 10-20 वायर जुटा रहेगा, सीरीज मिक्सर मिक्स टाइप का जुटा रहेगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने सीखेंगे, बहुत सारे नियम पढ़ेंगे, तो आगे चलने के बाद पढ़ेंगे।